नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि मैट्रिक परीक्षा 2025 आपकी अच्छी चल रही होगी। अब तक हम लोगों ने जैसे हिंदी में, संस्कृत में, मैथ्स में और सोशल साइंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी कल के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए तो जल्दी से इसको जो है हम लोग कर लेते हैं। चलिए पहले हम लोग केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि इस पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस कुछ दिख रहे होंगे, ठीक है। उसमें से पहला प्रश्न जो है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आघातवर्धनीयता क्या है और तन्यता क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपको हो जाएंगे कुछ क्वेश्चन, जैसे कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। धातु एवं अधातु में रासायनिक गुणों, ठीक है, में अंतर करना है आपको। और साथ साथ आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि भौतिक गुणों के आधार पर उनमें क्या अंतर है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि धातु एवं अधातु में क्या अंतर है, अंतर को स्पष्ट कीजिए। या फिर ऐसे बोल देगा कि धातु एवं अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर या भौतिक गुणों के आधार पर अंतर करें। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को तैयार करके रखना है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है आयनिक यौगिक क्या है, उदाहरण देना है आपको। तो आयनिक यौगिक क्या है, इसका उदाहरण आपको देना है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाता है बताइए तो। जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं, है ना, NaCl लिख सकते हैं। ये क्या है, आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, ये आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को देख लेना है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए अगर वो कीजिएगा तो साथ के साथ ये भी क्वेश्चन आपको देख ही लेना चाहिए कि सहसंयोजक यौगिक क्या है, उदाहरण देना है आपको। जैसे कि मान लीजिए कि CH4 जो लिखा हुआ है, ये क्या है, सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है। CO2 जो लिखा हुआ है, ये क्या है, सहसंयोजक यौगिक है। और ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन सा यौगिक है। ऑप्शन में आपको रहेगा आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक या फिर और दो कुछ दे देगा। तो आंसर हम लोग को टिक करना है सहसंयोजक यौगिक, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है उभयधर्मी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, दो उदाहरण देना है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ना घुमा भी सकता है। क्वेश्चन क्या घुमा देगा, इस तरह से घुमा देगा, बोलेगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड के जो है दो उदाहरण दीजिए एवं इसका अम्ल के साथ एवं क्षारक के साथ जो है समीकरण आपको देना है। देखिए ये जैसे क्वेश्चन आपको दिया ना, तो ये आपको हिंट दे दिया आंसर का, ठीक है। कैसे हिंट दिया वो बता रहे हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, याद रखना है कि वह ऑक्साइड जो कि अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ, ठीक है, क्षार के जैसा रिएक्शन करता है एवं क्षार के साथ, ठीक है, बेस के साथ जो है वो एसिड के जैसा रिएक्शन करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका जो समीकरण आप लोग को तैयार रखना है। देखिए केमिस्ट्री में अगर मार्क्स अच्छे लाने हैं तो जो भी अभिक्रिया होता है या फिर जो भी कुछ होता है उसमें अगर समीकरण बन सकता है तो उसका समीकरण जरूर कोट कीजिए। मार्क्स जो है आपका इन्हेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए साथ के साथ आप लोग जो है इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सब कर लीजिएगा। जैसे कि CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, H2O का, NH3 का, CH4 का, ठीक है, एल्केन और एल्कीन का जो है प्रैक्टिस करके रखना है। इससे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। एक क्वेश्चन छोटा सा है जो कि आप लोग को देख लेना चाहिए कि एनोडीकरण जो है वो क्या है, ठीक है। एनोडीकरण क्या है, ये भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए चूँकि दो पाली में एग्ज़ाम होने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो करके जाए तो पहला शिफ्ट में हो या फिर सेकंड शिफ्ट में हो, हमारा एग्ज़ाम बढ़िया जाए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। देखिए एक पॉइंट जो है आपको याद रखिए, वो जो है आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जा सकता है कि अयस्क के नाम। ये जो है पॉइंट आप कहीं पे नोट कर लीजिए। इस पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों प्रश्न जो है बन सकते हैं। नहीं पूछेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। अयस्क वाला टॉपिक को आप कर लीजिए, आपको जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 से 3 नंबर, 3 नंबर कम से कम जो है रहने वाला है, और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
चलिए यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि जस्ता के अयस्क के नाम एवं सूत्र, साथ के साथ सूत्र भी कर लेना है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, लोहे के अयस्क के नाम सूत्र बताइए। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि लोहे के अयस्क के नाम हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, ये सब जो है, तो उसका साथ के साथ जो है आपको सूत्र भी देख लेना है। क्या देख लेना है? सूत्र भी देख लेना है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और जो है पूछ सकता है इसी टॉपिक पर कि लोहे के जो अयस्क होते हैं उसका सांद्रण का जो है क्या विधि है वो बताइए। तो इसको जो है आप लोग को कर लेना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी है। देखिए पहले के समय में पूछता था कि निस्थापन एवं भर्जन में अंतर लिखिए, सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, या फिर बोल देता कि निस्थापन को बताइए और भर्जन को बताइए, ऐसे बोल देता था। लेकिन अभी के समय में थोड़ा सा क्या घुमाता है वो देख लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन को तो हमको तैयार रखना ही है, निस्थापन एवं भर्जन को देख लेना है, निस्थापन के पॉइंट को देख लेना है, कार्बोनेटेड अयस्क के साथ होता है ना। अब भर्जन जो है सल्फाइड अयस्क के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये देख लेना है, ठीक है। चलिए ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपका हो गया। लेकिन क्वेश्चन अभी के समय में क्या पूछ सकता है कि निस्थापन एवं भर्जन में क्या अंतर है, ठीक है ये, या फिर इसको घुमाएगा तो इसी टॉपिक पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सल्फाइड अयस्कों के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। अभी हम आंसर भी इसको बता दिए है ना कि सल्फाइड अयस्कों के लिए हम लोग भर्जन का उपयोग करते हैं, भर्जन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल वहाँ पे दिखा देना है, कौन सा सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन का उपयोग किया जाता है वो दिखा देना है। हो सके तो समीकरण वहाँ पे कोट कर देना है, जैसा कि आपको कॉपी में भी इसका आंसर लिखा हुआ होगा, तो उसको आप लोग को देख लेना है, बढ़िया से तैयार करके रखिए। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे सामने, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र धातु जो है क्या है और दो मिश्र धातु के नाम। देखिए ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए तो ठीक है इम्पोर्टेंट, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है, मिश्र धातु पे पक्का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, मिश्र धातु पे जो है क्वेश्चन जरूर रहेगा, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ के साइड में लिख देते हैं। अभी तक कुछ पॉइंट लिखे हैं हम लोग, एक क्या लिखे हैं, अयस्क वाला कर लीजिए ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। उसके बाद आप कर लीजिए मिश्र धातु वाला, ठीक है, मिश्र धातु वाला ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। इसी पे आपको जो है 5-7 नंबर का जो है फ़ायदा इन्हीं दोनों पॉइंट से जो है हो जाना है। चलिए और एक पॉइंट जो है आप ये देख लीजिए कि सहसंयोजक, अभी थोड़ा देर पहले भी बोले थे, सहसंयोजक यौगिक है ना, सहसंयोजक यौगिक उदाहरण, और साथ के साथ आयनिक यौगिक का उदाहरण आपको देख लेना है। ऑब्जेक्टिव में आपको इसी 3 पॉइंट से जो है ना सही बता रहा है कि 8 नंबर से 9 नंबर, 8-10 नंबर जो है इसका आपको जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ें। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सामने दिए हुए हैं। चलिए इधर लेसन 5 से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न है, देखिए मेंडलीव का आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होंगे, है ना, तो इससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और सब्जेक्टिव का जो प्रश्न बनेगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि मेंडलीव के आवर्त नियम के क्या आधार है, सिंपल सा, देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कि बताइए तो परमाणु द्रव्यमान है इसका आधार या परमाणु संख्या है इसका आधार है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी का जो आवर्त नियम का जो आधार है वो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में जो है उसमें सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है अगर पूछे आपसे कि आधुनिक वाला, चलिए साथ के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये हो जाएगा। देखिए अभी के समय में ऐसा देखा जाता है ना कि जो ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है उसी को जो है ना सब्जेक्टिव में पूछ लेता है 2 नंबर में, तो इसके लिए भी आप लोग को तैयार रहना है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी वाला जो है क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी वाला जो प्रश्न है तो पूछ लेगा आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने दिया, पहला ऑब्जेक्टिव तो मोसले हो जाएगा, मोसले करके वैज्ञानिक का नाम थे। दूसरा पॉइंट इससे पूछ सकता है कि आधार क्या है, तो याद रखना है कि परमाणु संख्या के आधार पर इसका आधार है। चलिए ठीक है, ये तो हो ही गया। फिर क्वेश्चन थोड़ा सा देख ले हम लोग। पूछ लेगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के 3 गुण बता दीजिए और 3 दोष, या फिर उसको विसंगति वर्ड भी यूज़ करता है लोग, याद रखिएगा।
एकदम याद रखना है कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसका विसंगति को जो है गुण वाला जो है और दोष वाला जो है उसको इम्पॉर्टेंट समझिए, उसको एकदम देख लेना है उस चीज़ को, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे सामने अगर दिखेगा आपको तो वो है आधुनिक आवर्त सारणी के आधार बता दीजिए। देखिए है ना, आप लोगों को कैसे इस लेसन का तैयारी करना है। देखिए सिंपली जाना है, मेंडलीव का आवर्त नियम का आधार देख लेना है, फिर आप देख लीजिएगा आधुनिक आवर्त सारणी का आधार। अभी बता भी दिए, उधर परमाणु द्रव्यमान और इधर परमाणु संख्या। क्या लिख रहा है आगे इसको देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आधार बताइए, या फिर घुमाएगा अगर तो कैसे पूछेगा, चलिए वो भी लिख देते हैं। पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है। तो दोनों का सेम ही आंसर है, लेकिन घुमा दिया थोड़ा सा। तो आंसर क्या होगा इसका, आधुनिक आवर्त सारणी को है ना तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। इस तरह से जो है हम लोग लिख सकते हैं। परमाणु संख्या ध्यान रखना है आधुनिक आवर्त सारणी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, ये सब क्वेश्चन को आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। क्षारीय धातु के नाम बताइए, आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा जाता है। देखिए क्षारीय धातु के नाम बताइए, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका पूछ सकता है क्वेश्चन, तो तैयार रहना है। इस पीडीएफ में जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी के टॉपिक को भी बताया जा रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से सुनते चले। और सब्जेक्टिव के लिए तो हो ही रहा है, ठीक है। इसको निकाल करके बस अपना कॉपी से एक बार मिला लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा इन सभी पॉइंट को, देखिएगा आपका एग्ज़ाम एकदम बेहतरीन जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जा सकता है, या फिर इसी को घुमा देगा तो बोलेगा आवर्त सारणी में अक्रिय गैस, नाम चेंज कर देगा थोड़ा सा, घबराना नहीं है, अक्रिय गैस, ठीक है। अक्रिय गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो चलिए इसका आंसर कर लेना है आप लोग को 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या है कि हैलोजन ग्रुप, क्या लिखा हुआ है, हैलोजन ग्रुप के सदस्य के नाम। ध्यान रखना है ये सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। हैलोजन ग्रुप के सदस्य के नाम क्या हो जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरह से जो हम लोग याद रख सकते हैं। कौन सा ग्रुप है, तो ग्रुप है ये 17। कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 17। ये भी पूछ सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि हैलोजन ग्रुप कौन सा वर्ग में आता है, तो ग्रुप 17, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगर घुमाएगा तो ये क्या करेगा, बोलेगा कि हैलोजन ग्रुप के सदस्यों को जो है एक ही वर्ग में क्यों रखा जाता है। वर्ग में, एक ही वर्ग में क्यों रखा जाता है, इस प्रश्न को तैयार रखना है, ठीक है। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, संयोजी सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो एक तरह से जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि एक ही वर्ग में रखने का ये वजह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। लिखा हुआ है कि इम्पॉर्टेंट भी है ना, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। क्वेश्चन में जो है बोला गया है कि आवर्त सारणी में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है किन गुणों में परिवर्तन होता है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो देखिए गुण तो बहुत सारा है, जैसे कि एक हो गया आपका धातुई गुण, 1 मिनट, एक हो गया आपको धातुई गुण, क्या हो गया, धातुई गुण। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आवर्त सारणी में जब आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, बाएं से दाएं की ओर बढ़ते, इधर बढ़ते हैं, तो धातुई गुण जो है वो क्या होता है। इधर का जो मान लीजिए धातु है और इधर का जो धातु है उसमें क्या फ़र्क आता है, उसके गुण में क्या फ़र्क आता है वो आपको बताना है। इधर धातु गुण ज़्यादा होता है कि इधर ज़्यादा होता है, वो आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। याद रखना है, सिंपल सा आंसर है। ये सब देखिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि धातुई गुण में जो है ह्रास आता है एक तरह से, आवर्त में जब बाएं से दाएं हम लोग जाते हैं तो, ठीक है। और ये लिखने के बाद, मतलब जो आंसर से कॉपी में लिखाया गया वो लिखने के बाद जो है एक आवर्त को आप दिखा दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। एक आवर्त को दिखा दीजिएगा, आपका जो है आंसर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। याद रखिए, देखिए इसी का एक प्रश्न जो है दूसरे रूप का है, क्या है कि वही बोल रहा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। तो इस क्वेश्चन को एकदम याद कर लो, ठीक है, कि आवर्त में जब भी हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो धातुई गुण में क्या परिवर्तन आता है,
7 के साथ क्षारीय गुण में क्या परिवर्तन आता है। याद रखना कि सेम ही है ना। क्षारीय गुण भी उधर जाने पर जो है बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, वो घटेगा ही। तो अगर इसको घुमा के क्वेश्चन पूछ दे कि अम्लीय गुण पे बताइए तो क्या प्रभाव पड़ेगा अम्लीय गुण पे, तो याद रखना है कि क्षारीय गुण अगर बाएं से दाएं जाने पर घट रहा है तो अम्लीय गुण क्या होगा, उधर जाने पर बढ़ेगा ना एक तरह से। तो ये याद रख लेना है, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर, है ना। क्या लिखा हुआ है प्रश्न हमारे सामने कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए ये क्वेश्चन आज के समय में जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आपको तैयार रखना है, ठीक। कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 287 है, ठीक है। तो इस तत्व का नाम बताइए और परमाणु संख्या क्या होगा वो आप बता दीजिए। सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर तो आप लोग लिख ही लोगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास EC अच्छा से लिखना है वहाँ पे। EC क्या है आपका 287 है, 287 है एक तरह से। चलिए ठीक है 287 है। तो बताइए कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 7 17 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 17 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो है कौन सा परमाणु में हो रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरीन। 17 परमाणु संख्या किस में होता है, क्लोरीन में होता है, ठीक है। तो लिख देंगे इस तत्व का नाम क्या हो गया भैया, क्लोरीन हो गया और परमाणु संख्या उसका हो गया 17। तो तैयार रहना है इस प्रश्न के लिए। अगर इसी में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, इसी में से आपको पूछ लिया जाए एक प्रश्न, मान लीजिए इस तरह से अगर कि बताइए एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 282 है, ठीक है। तो उसके तत्व का नाम बताइए। तो देखिए तो 2 8 10 2 12, 12 किसका होता है, 12 होता है मैग्नीशियम का, सिंपल। और परमाणु संख्या इसका क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा 12। चलिए फिर तैयार हो गया ये क्वेश्चन। ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव में भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए ऑक्सीजन का, ठीक है, बोल देगा ऑक्सीजन का। चलिए ऑक्सीजन का छोड़ दीजिए, एक और बड़ा सा लेते हैं हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा आपका फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का जो है आप बता दीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या हो जाना है हमारा, फॉस्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है, 15 होता है ना। तो लिख देंगे पहला में 2, फिर 8, कितना हो गया 10, बचा 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है, थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। जल्दबाजी में जो है लिखा गया है किसी के द्वारा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है तो उसको बताया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चूँकि पिछले पेपर में भी सब क्वेश्चन सजेशन से था, तो आप उस चीज़ को देखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या दिख रहा है महत्वपूर्ण। देखिए इस क्वेश्चन को जो है आप लोग को करके रखना है, ठीक है। 1 मिनट के लिए बता रहे हैं क्या है प्रश्न हमारे सामने, पढ़ देते हैं, ठीक है। अल्कोहल, क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल एवं ग्लूकोज। ये क्या है, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जो है जैसे यौगिक, बताइए तो क्या बोला जाएगा, सहसंयोजक यौगिक या फिर आयनिक यौगिक। तो ये हो जाएगा सहसंयोजक यौगिक। तो जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक जो है जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। इसका आंसर वैसे लिखाया गया होगा, फिर भी इसमें क्या बोला जा सकता है। देखिए बोला जा सकता है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है। वह जब जलीय विलयन में घुलते हैं, ठीक है, पहले एक चीज़ तो वो आयनित नहीं होता है, जल में घुल करके आयनों में बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे आंसर कैसे कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक सहसंयोजक यौगिक है जो कि जलीय विलयन में उस तरह से नहीं घुलते हैं या पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, और ना ही ये जो है H+ आयन, अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के लिए H+ आयन होना चाहिए, ठीक है। ना ही H+ आयन देते हैं, या फिर कोई H3O+ लिखता है, हाइड्रोनियम आयन सेम चीज़ है लगभग, ठीक है। तो लिखेंगे कि जलीय विलयन में जो है पूर्णतः आयनित नहीं होती है, ना ही H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, इस वजह से जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता है, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए फिर। अगला प्रश्न हमारे सामने, देखिए ये सबको ना, देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है तो ये सबको थोड़ा देख लेना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें टाइम आपका जाएगा नहीं, बट देख करके रखिए कि हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित, ठीक है। ये सब प्रश्न को जो है देख लीजिए, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन कितना लगेगा, सिंपल है कि वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। संतृप्त देख लीजिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है देख लीजिए, है ना।
यहाँ लिखा हुआ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि असंतुलित हाइड्रोकार्बन क्या है, और साथ के साथ इसका एग्जाम्पल भी एकदम ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। आज के समय में तो सब्जेक्टिव में भी एग्जाम्पल पूछ देता है, बोलता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 उदाहरण लिख दीजिए, यही पूछ देगा आपको। तो क्या लिखना है बताइए, तो C3 क्या लिखेगा, C3H6, ये एल्किन ग्रुप से हो जाएगा, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एक और लिखने का होगा अगर, तो क्या लिखा जाएगा, C4H6 लिखा जाएगा, ठीक। ये एल्काइन ग्रुप से हो गया, ये भी आगे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में प्रश्न होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे सामने है इंपॉर्टेंट, समजातीय श्रेणी क्या है, ध्यान रखना है, ठीक है। समजातीय श्रेणी जो है वो क्या है, उदाहरण, बार बार इंपॉर्टेंट है, उदाहरण ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। चलिए ये सब क्वेश्चन क्लास में बढ़िया से करवाया गया है, ध्यान रखना। क्रियाशील समूह क्या है, उदाहरण दे, फिर से उदाहरण दे। ये क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे बढ़िया से, ठीक है। क्रियाशील समूह क्या होता है, उसी पे उसका मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक का उसमें क्या है, रासायनिक गुण जो है निर्भर करता है। क्रियाशील समूह का उदाहरण में बोलिए तो। चलिए ऑब्जेक्टिव आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, बोलेगा OH, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल समूह। क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है। जैसे लिखा रहता है CHO, तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड। क्या बोल देते हैं, एल्डिहाइड बोल देते हैं, ठीक है। तो यही लिख दीजिएगा उदाहरण में, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जाए। तो ये सब प्रश्न आपको देख करके रखना है, ये सब प्रश्न आपको देख करके रखना है। अल्कोहल की सजातीय श्रेणी के नाम लिखे, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कुछ संरचना बनाने वाला प्रश्न भी आता है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट है संरचना बनाने के लिए वो बता देते हैं, ठीक है। चलिए आपके सामने जो प्रश्न आपको दिखेगा वहाँ पे एग्ज़ाम में संरचना सूत्र पे, है ना, कि उसका जो है संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या फिर बॉन्ड स्ट्रक्चर जो भी हो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा, चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे, आप लोग इसका तैयार करके रखिएगा, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का बना लीजिएगा संरचना सूत्र, मिथेनॉल का जो है बना लेना है, ठीक है। अच्छा, इसका जो है आप लोग रासायनिक सूत्र जो होता है वो भी जो है केमिकल फार्मूला जो है रासायनिक, ठीक है, रासायनिक सूत्र जो होता है उसको भी तैयार करके रखना है। इथाइल अल्कोहल का क्या हो जाता है बताइए, सिंपल सा है C2H5OH, इसी को इथेनॉल भी बोला जाता है, एग्ज़ाम में आपका पूछेगा। चलिए ठीक है, इसके अलावा जो संरचना सूत्र के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो है आपका ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेनॉन, इसका संरचना सूत्र देख लेना है। ब्यूटेनॉन एथेनोइक अम्ल का बना करके रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, इसके अलावा भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि कॉपी में करवाया गया है उसको देख लेना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे सामने, देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के लिए जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और ये जो है एकदम समझ लीजिए कि 99% श्योर है ये जो है एग्ज़ाम में आ ही जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ठीक, क्या है प्रश्न उसको देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ रहेगा आपका कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, मतलब कि सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड के साथ, है ना, अभिक्रिया करता है, तो उसे जो है रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बोल देगा रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है आपको, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो क्या करना है आप लोग को, ये देखिए आंसर उसका नीचे लिखा हुआ है कि सोडियम सल्फेट क्या है, सोडियम सल्फेट के लिए लिखेंगे Na2SO4, रुक जाइए लिख देते हैं यहाँ पे Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 गैस। अच्छा, ये तो अभिक्रिया कर लिया है ना, तो रासायनिक समीकरण को लिखना है तो आधा पार्ट को भी आप ही को कंप्लीट करना है, इस चीज़ को याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो इसमें बनेगा क्या वो बताइए, तो इसमें बनेगा आपका NaCl, क्या बन जाएगा NaCl प्लस बन जाएगा BaSO4, क्या बन जाएगा BaSO4, ऐसा जो है आपका बन जाएगा। हुआ क्या है बात को समझिए, Na यहाँ पे जो है धातु है, ठीक है, Ba जो है धातु है एक तरह से, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि Na जो है इसका Cl के पास चला गया और Ba जो है इसका SO4 के पास आ गया। ये अगर इसी में पूछ लिया जाए कि ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, तो आप बताइए कि
Ba जो है ना, वो SO4 को विस्थापित कर दिया, मतलब कि SO4 को लेकर चला गया, और Na जो है Cl को लेकर चला गया। तो मतलब ये उसको विस्थापित कर दिया और ये इसको विस्थापित कर दिया, मतलब 2 बार विस्थापन हुआ है। इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पूछेगा निम्न में से कौन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है बताइए। प्रतिस्थापन है, विलोपन है, सॉरी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है, या फिर बोल देगा उपचयन अभिक्रिया। क्या है आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हो सकता है इंपॉर्टेंट, वो देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, इसको आपको बताना है रासायनिक समीकरण के तौर पे लिख करके, ठीक है। तो आप हिंदी में एक लाइन वहाँ पे लिख देना लैंग्वेज में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में जल बनता है। ये लिख दिए। उसके बाद ये वाला समीकरण लिख देंगे हम लोग, रिएक्शन, ठीक है। लिख देंगे 2CaOH2, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब बन गया हमारा CaCO3 और साथ में जल निकल गया, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जो है, या फिर बोल देगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए, तो इसका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जाए फिर, ठीक है। थोड़ा समझना है, काफ़ी कंजेस्टेड लिखा हुआ है, बट एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन सुन लीजिए, आप उसका तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर में भी करवाया गया है। चलिए फिर क्या है आगे क्वेश्चन सब, देखिए ये महत्वपूर्ण है आपके लिए कि संक्षारण से बचाव के उपाय को आप जो है कर लेना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जिप्सम बनाने की विधि, ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। जिप्सम बनाने की विधि, या फिर घुमा के पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र। देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिख दीजिए, जिप्सम का आणविक सूत्र आप लोग देख लीजिए। सेकेंड वाला लेसन से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बन सकता है, 1 मिनट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या बन सकता है वो बता देते हैं। वो हो सकता है आणविक सूत्र को लेकर के, काफ़ी सारा जो है आणविक सूत्र आपको जो है पूछा जाएगा, ठीक है। तो तैयार रहना है, जैसे कि पूछ लेगा कि बताइए ब्लीचिंग पाउडर का जो है आणविक सूत्र बता दीजिए, या धावन सोडा का बता दीजिए। धावन सोडा क्या हो जाता है, Na2CO3 डॉट 10, एक मिनट 10 है ना, H2O, ये हो जाएगा आपका धोवन सोडा का, ठीक है। चलिए फिर तो ये सबको देख लेना है आप लोग, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखा हुआ है। चलिए इसके अलावा जो है आप लोग बेकिंग पाउडर का करके रखिए, 1 मिनट, ठीक है। बेकिंग पाउडर का करके रखिए, बेकिंग सोडा देख करके रखिए। देखना क्या है आपको इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है वो याद कर लीजिए, ठीक है। सबका सब में लिख दीजिएगा। देखो एक एक नंबर जो है आपको तो मिल जाएगा, ठीक है। रासायनिक नाम, उसका रासायनिक सूत्र देख लीजिए आप, ठीक है। रासायनिक सूत्र देख लीजिए आप लोग, ठीक है, काफ़ी काम में आएगा। इसके बाद जो है आप उसका उपयोग देख लीजिए, बेकिंग पाउडर का क्या उपयोग है, बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है, ठीक है। और एक जो पॉइंट है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसका निर्माण विधि आप लोग देख लीजिए, जो करवाया गया है आप लोग को, ठीक है, क्लास में, और काफ़ी बार रिवाइज भी करवाया गया है, तो उसको देख लीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक। इसके अलावा एक उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, समीकरण लिखिए। सिंपल सा बात है, याद होगा आपको, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होती है तो लवण और जल बनता है, इसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और समीकरण लिख देना है, क्या लिख देना है, समीकरण इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिखाया गया है, ध्यान रखना है। केमिस्ट्री में बढ़िया करना है तो जहाँ जहाँ समीकरण लगता है वहाँ ज़रूर समीकरण देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग को देखना चाहिए वो ये है कि जिंक को, एक क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा, ठीक है, जो 2 पहले डिस्कस कराया गया, अभी यहाँ पे एक है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो क्या है कि जिंक है, आयरन सल्फेट मतलब FeSO4, तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है, ठीक है। तो चूँकि Zn जो है वो Fe से है ज़्यादा क्रियाशील, तो क्या करेगा, Zn जो है Fe को उसके घर से निकाल देगा। देखिए आ गया ना, ZnSO4 आ गया ना, और Fe बेचारा चला गया उधर, ठीक है। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें देखिए पहले एक फिर से समझाते हैं। FeSO4 के घर में Fe खुश, SO4 खुश, है ना। लेकिन Zn आया उसकी ज़िंदगी में, अब क्या किया, Zn जो है Fe को भगा दिया वहाँ से,
अब बन गया ये ZnSO4 और प्लस Fe। ठीक है, तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, इसको लिख देंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ प्रश्न हमारे सामने, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्ल क्यों नहीं होता है। सिंपल सा प्रश्न है, आप तैयार कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसका आंसर वैसे लिखाया गया है। चलिए फिर इसके बाद जो केमिस्ट्री में क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे काफ़ी लैंग्वेज अगर घुमा सकता है तो किस तरह से पूछे उस तरह से भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन सजेशन जो है स्टार वाले क्वेश्चंस ही है, तो आप उसको ध्यान दीजिए। चलिए ये वाला भी है कुछ, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है ना, काफ़ी छोटा छोटा लिख दिया गया है। चलिए, यह क्वेश्चन है कि क्या होता है जब धातु, ठीक है, क्या होता है जब धातु की अभिक्रिया जो है क्या जल के साथ होती है, किसके साथ होती है, जल के साथ होती है। दूसरा, क्या होता है जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है। ठीक है, ये प्रश्न है आपके साथ, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बनेगा और पूछ सकता है। इसके अलावा जो है आपका क्वेश्चन बन जाएगा, देखिए अभिक्रिया वाला चैप्टर से जो है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये 100% श्योर है। तो वन लेसन में जो डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ देखिए संयोजन, 1 मिनट, जैसे कि संयोजन, ठीक है, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया को कर लीजिए, है ना। वियोजन अभिक्रिया, उसी को अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसको करके रखिए। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमाएगा तो इस तरह से पूछ सकता है कि संयोजन, ठीक है, अभिक्रिया जो है वो वियोजन से या अपघटन से कैसे अलग है, कैसे अलग है, ऐसा क्वेश्चन। ठीक, चलिए फिर साथ के साथ विस्थापन को आप देख लीजिएगा, विस्थापन एवं द्विविस्थापन में क्या अंतर है। ठीक है, अभी इसको कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस भी किए हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है उपचयन, जो है उपचयन अपचयन अभिक्रिया में अंतर, दोनों पॉइंट का कर लीजिएगा। तो अगर सिंपली उपचयन अभिक्रिया भी आपसे पूछता है तो आप लोग जो है इसको बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि थोड़ा देर पहले बोला गया, अच्छा ये जो टॉपिक है संयोजन वियोजन अपघटन और उपचयन अपचयन, इससे आप कम से कम 5 नंबर का, कम से कम बोल रहे हैं, देखिए 8 और 10 समथिंग ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ 2-3 पॉइंट पहले बताएं इसी वीडियो में, और 5 पॉइंट जो है, 5 नंबर जो है इन तीनों पॉइंट का रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल से आपका कम से कम बनेगा। ठीक है, तो 15 से 17 जो है इन्हीं चीज़ों में से आपका बन जाएगा। इसको तैयार करके रखिए, इन ऑब्जेक्टिव को जरूर जाके देखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 में मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, बस छोटा छोटा ट्रिक पहचानना है। ठीक है, जैसे कि एक चीज़ दिखाता है, जैसे लिखा हुआ C+O2 और डैश देके लिखा हुआ CO2, याद रखिएगा जब दो, है ना, पदार्थ यहाँ पे रासायनिक समीकरण करके एकल पदार्थ बना रहा है, इसको संयोजन अभिक्रिया बोल देंगे। तो ऐसे पहचान लेना है हमको। अब CO2 की जगह कुछ भी रहे, जैसे कि कोई भी चीज़ A+B डैश देके C बना दिया है, तो 2 मिल करके 1 बना रहा है, तो संयोजन कह देंगे इसमें। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपको समझाया गया है क्लास में भी, तो उसको देखिए आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि थोड़ा देर पहले आपको बोला गया कि रासायनिक समीकरण पे तो 3 और ये 2 अभी यहाँ होने वाले हैं, तो 5 क्वेश्चन को आपको रासायनिक समीकरण पे देखना है, इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएंगे। चलिए इसको थोड़ा समझा देते हैं थोड़ा। ठीक है, लिखने में जल्दबाजी किया गया होगा। चलिए, अभिक्रिया हेतु रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, लिख देंगे, कोई बात नहीं है, नंबर मिलेगा तो लिखे भी करेंगे, है ना। देखिए क्या लिखा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट डैश जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, तो क्या कर रहा है इसमें, इसका बोला रासायनिक समीकरण। देखिए आपको जिंक का पता होता है, क्या होता है, Zn। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो AgCl2। जिंक नाइट्रेट का क्या बन जाता है, देखिए आप ही बताइएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि Zn जो है वो AgCl2 से रिएक्शन कर रहा है, और आगे जाके हमको दिख रहा है कि ZnCl2 बन गया और Ag अलग हो गया, तो इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, इसको बोलेंगे विस्थापन। क्यों, क्योंकि AgCl अपना घर में खुश था, लेकिन Zn उसकी ज़िंदगी में आया और Ag को वहाँ से भगा दिया। ठीक है, और बन गया खुद ZnCl, तो इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछेगा रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इन सभी चीज़ों को थोड़ा कर लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ पूछा गया ना, 4Na + O2 डैश NO2 सॉरी Na2O,
ये लिखा गया है, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, 1 मिनट। क्या लिखा हुआ है, 4Na लिखा हुआ है प्लस O2 लिखा हुआ है डैश Na2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें उपचयित एवं अपचयित होने वाले पदार्थों के नाम आपको बता देना है। तो सिंपल सा है, उपचयित, ठीक है, पदार्थ और अपचयित पदार्थ का आपको नाम बता दिए। तो ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया के कॉन्सेप्ट से है, आप इसको कर लेना, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, देख लेना है, ठीक है। चलिए फिर ये तो हो गया। अब जो है कुछ हम लोग ये सब तो डिस्कस कर ही लिया गया है। केमिस्ट्री के कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 4-5 जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको कर लेना कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क से किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप एल्युमिनियम के अयस्क का नाम लिख दीजिएगा, बॉक्साइट। उससे जो है किस तरह से एल्युमिनियम धातु निकाला जाता है, जो सांद्रण का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होता है, तो उसको धातुकर्म का जो चरण होता है वो आप लोग इसमें लिख दीजिएगा लॉन्ग आंसर में। चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद फिर देखा जाए तो धावन सोडा का देख करके रखिएगा, धावन सोडा, ठीक है। धावन सोडा का देख करके रखिएगा, बोल देगा कि धावन सोडा का गुण बता दीजिए, उसका उपयोग बता दीजिए, ठीक है, उसको लिखना है। तो तैयार रहना है इस सब के लिए। बाकी इन सब प्रश्नों को आप लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि समावयवता, ठीक है, समावयवता क्या है, आइसोमेरिज्म जो है वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके प्रकार को लिखना है, सूत्र सहित परिभाषा सहित तैयार करके आपको रखना है समावयवता का आंसर, ठीक है। आप कॉपी देखिए, उसमें समझाया गया है। कोई दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑडियो भेज दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिए, उसमें आपको ऑडियो मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखा जाए फिर क्या है क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो धातुओं के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणों का उल्लेख करिए। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों को लिखे। जो भी 4-5 चरण होते हैं उनको आपको डील कर देना है, ठीक है, ठीक। इसमें पहले धातुकर्म का आप डेफिनेशन एक दो लाइन में ऐड कर सकते हैं पहले, कि अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया, ठीक है, धातुकर्म है और इसमें निम्नलिखित चरण होते हैं 1 2 3 4, ऐसे करके आप लिख दीजिएगा उसका हेडिंग और उसके बाद डील कर दीजिएगा जैसे कि कॉपी में बताया गया है, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि साबुनीकरण, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इसमें साबुनीकरण, ठीक है। इसको पढ़ लेना है बस। साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें कि यह एस्टरीकरण से जो है कैसे भिन्न है। इस क्वेश्चन को आप लोग को तैयार कर लेना चाहिए। चलिए फिर केमिस्ट्री का तो फिर इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। इन क्वेश्चंस में देखिए, आपको क्वेश्चंस को अलग अलग भाषा में भी अगर पूछेगा तो कैसे करना है वो बताया गया है इसमें। तो इसीलिए हो सकता है कि इसमें आपको लगे कि ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किया गया। इसमें जो स्टार है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी उसको कैसे लैंग्वेज चेंज करके पूछेगा तो आंसर तो उसी तरह का रहेगा ना, बस एक लाइन घुमाना है, ठीक है। तो तैयार रखना है इस चीज़ को। चलिए ठीक है फिर। चलिए इसके बाद हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बायो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया जाए। चलिए फिर, चलिए यहाँ पे बायो का जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमारे सामने है, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि श्वसन, है ना, श्वसन क्या है, ये चीज़ आप लोग तैयार करके रखिए। इसका समीकरण लिखने के लिए भी ध्यान में रखना है। देखिए आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसी लैंग्वेज में आंसर देना चाहिए हम लोग को, ठीक है। चलिए इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के लिए देख लेना है कोशिकीय ईंधन क्या है, ठीक। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो इसी टॉपिक पे कि वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर बता दीजिए आप, इस पे क्वेश्चन जो है बन सकता है। देखिए वायवीय श्वसन को जो है, वायवीय को एक और नाम दिया जाता है, आप उस नाम को भी जो है ध्यान में रखिए। वायवीय को बोलते हैं एरोबिक, क्या बोलते हैं, एरोबिक।
और अवायवीय को बोलते हैं एनएरोबिक। तो वो भी वर्ड ध्यान में रखना है, वही क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपको देख लेना है किन्वन देख लेना, बहुत छोटा छोटा चीज़ सब है ये सब, है ना। इसमें देखने में तो कुछ टाइम जाना ही नहीं चाहिए। तो यह किस प्रकार का श्वसन है, वायवीय है कि अवायवीय है और कहाँ होता है, ये आपको बता देना है। चलिए इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाएगा, अब देखिएगा इसको कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है क्या है, वो आप लोग तैयार करके रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा कि जब उसको बोल सकते हैं कि जब श्वसन के दौरान ऑक्सीजन फेफड़े से रक्त में जाता है तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को संयोग करके या संयुक्त करके जो है कोशिका तक पहुंचाता है, तो उस दौरान जो है उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। याद रखना है कि चूँकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल गया ना, तो इसीलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं बस। चलिए ठीक है। अब वही जब हीमोग्लोबिन सेल से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को संयुक्त करके जो है फेफड़े तक पहुंचा देता है, तब उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलने लगते हैं। चलिए फिर ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ये सब देख करके रखिए, पायरुवेट या पायरुवेट का विखंडन क्या है वो सब, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्नों में, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्नों में देखा जाए अगर तो हमारे सामने है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, या इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग विद्युत हृदलेखी, ये आप तैयार करके रखिए, ठीक है। ईसीजी वाला जो होता है ना, हार्ट से रिलेटेड है, तो इसको जो है आप तैयार करके रखिए कॉपी में जैसे कि बताया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट हमारे सामने है कि साइनोक्यूलर नॉड जो है वो क्या है, डेफिनेशन बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। साइनोक्यूलर नोड क्या है, इसको आप तैयार करके रखिए, या फिर पेस मेकर क्या है, इसको आप तैयार करके रखिए, ठीक है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके अलावा जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखिएगा, देखिए ये उत्सर्जन वाला चैप्टर से इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जी पदार्थ के नाम बता दीजिए, तो ये कर लेना है ना। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ये देख लेना है। अम्ल क्या करता है अमाशय में, एक तो भोजन को सड़ने गलने से बचाता है ना, और आगे प्रोसेस होने के लिए वो अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो होगा आपका वो है नाभि रज्जु का कार्य क्या है। इसको बढ़िया से लिख देते, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को शायद। नाभि रज्जु का क्या कार्य है ये बताना है, ठीक है। बच्चों का जब जन्म होता है तो उसके नाभि के पास एक लंबी सी नली जो होती है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पे कि उसका क्या कार्य है, ठीक। पोषण तो उसी के द्वारा मिलता है बच्चे को, ठीक है, जन्म से पहले। उसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आप लोग इस सब चीज़ को तैयार करके रखिए कि मृत जीवी जो है पोषण क्या है, क्या लिखा हुआ है, मृत जीवी पोषण क्या है, या फिर इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, ये आप लोग तैयार करके रखिए, इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। और ध्यान रखना है बायोलॉजी में से, देखिए उधर केमिस्ट्री में से 15-17 नंबर का कम से कम ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि उन टॉपिक से आएगा जो कि बताएं हम, ठीक है। और फिर जा करके यहाँ बायोलॉजी से जो है ये सब जो पोषण वाला टॉपिक है, पोषण में मृतजीवी पोषण हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये सब, उसका एग्जाम्पल, ठीक है, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, अपघटक क्या है, इसको देख लेना है ना। मृत जीवी को ही अपघटक बोला जाता है, वैसे एग्जाम्पल दे देना है, एग्जाम्पल याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारे सामने है वो है परजीवी पोषण क्या है, इसको भी इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट कर लीजिए, एग्ज़ाम में आने वाला है। या फिर परजीवी क्या है, थोड़ा सा घुमाना है। परजीवी पोषण का मतलब पोषण की वह प्रक्रिया, ठीक है। परजीवी मतलब वह जीव जो कि परजीवी पोषण द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उसको क्या बोलते हैं, परजीवी। तो यही थोड़ा सा फ़र्क है बस। प्राणी संपोषी पोषण को करके रखिए। देखिए ये 3 जो पॉइंट बताए हैं, एक मिनट, एक बताए हैं आपको मृतजीवी, ठीक है, ये टॉपिक हो गया। एक है आपका परजीवी, ठीक है, ये टॉपिक हो गया 1, 2। एक है प्राणी संपोषी, ये तीसरा टॉपिक हो गया। इन तीनों से जो है
प्रश्न, इन तीनों में से प्रश्न नहीं बनेगा ऐसा हो नहीं सकता है। ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा, सब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा, ध्यान रखना है। चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। क्या लिखा हुआ है हमारे सामने कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। और उसका अभिक्रिया भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। एक जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में, है ना, सह उत्पाद क्या होता है, बताइए। सह उत्पाद क्या होता है ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसको कर लेना है आपको। जठर ग्रंथियों में कोशिकाओं के प्रकार, नाम, है ना, स्रावित रस, एंजाइम के नाम, ये सब देख लेना है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो वसा का पाइसीकरण क्या है, ये तो 100% आप देख लीजिए, काम आ जाएगा आपके, ठीक है। क्वेश्चन जो है अभी के समय में पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता था, अभी के समय में थोड़ा सा अगर घुमाएगा। पहले पूछता था कि पित्त के 2 कार्य बता दीजिए, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, लेकिन घुमाएगा तो कैसे घुमाएगा कि पित्त क्या है, इसके पाचन में क्या भूमिका है, वही हो गया कार्य उसका, सेम क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है। पोषण से ही तो, जैसे आंसर लिखाया गया वैसे लिखना है, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि पोषण से ही हमको ऊर्जा मिलता है ना। शरीर के जो टूटी फूटी कोशिकाओं होती है उनकी मरम्मत करने के लिए ऊर्जा मिलता है। जो भी हम लोग का मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, जैविक क्रिया जो भी होता है, तो उसके लिए भी हम लोग को एनर्जी पोषण से ही मिलता है, तो इसलिए जीवों के लिए पोषण ज़रूरी है। बाकी आंसर तो वही लिखना है जो कॉपी में नोट करवाया गया आप लोगों को क्लास में, कोचिंग में, ठीक है। चलिए, फिर ये तो आपका हो गया। फिर बायो में इतना क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, कुछ और क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम लोग। चलिए, इसके अलावा बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखें हम, तो उनमें ये हो सकता है कि प्ररूपी, इस बार के लिए, ठीक है, 1 मिनट, क्या हो गया है यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा कि प्ररूपी पुष्प, है ना, क्या लिखा है, प्ररूपी पुष्प के सहायक अंग के नाम को जो है आपको बताना है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, ये तो हो गया आपका। इसके बाद देखिए, बायोलॉजी में जो है आपको फिगर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका का फिगर को आप तैयार करके रखिए, है ना। तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जो हो गया, तो आपसे पूछ लिया कि न्यूरॉन क्या है, ठीक है, न्यूरॉन जो है वो क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और नामांकित उसका चित्र बनावे या तंत्रिका कोशिका का वर्णन करे, ये पूछ सकता है। तो उसमें फिगर जरूर बनाना है, इस फिगर को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो फिगर वाले प्रश्न में एक न्यूरॉन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में जो है आपको अंतर बताना है, ठीक। ये क्वेश्चन भी बड़ी बात ही करवाया गया है, आप इसको देखिए। चलिए, इसके बाद जो हमारे सामने क्वेश्चन हमको दिख रहा है, उत्पादक क्या है, ठीक है, लास्ट वाले लेसन सबसे है, इसको करके रखिए, ठीक है। उपभोक्ता क्या है, इसको करके रखिए, ये पूछ सकता है। अच्छा, एग्जाम्पल में, सॉरी, ऑब्जेक्टिव में जो है ये टॉपिक बन सकता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता का जो है एग्जाम्पल में पूछ लेगा, बोल देगा निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, तो उस चीज़ को भी एग्जाम्पल को आप करके रखिए, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो है न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये आप देख करके रखिए, ठीक। चलिए, फिर नेक्स्ट बढ़े जा आगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है प्रकाश अनुवर्तन क्या है। क्या है प्रकाश अनुवर्तन क्या है, मतलब प्रकाश के दिशा में जो पेड़ पौधे की जो गति होती है ना, सामान्य भाषा में अगर बोले तो प्रकाश अनुवर्तन वही है। गुरुत्वानुवर्तन क्या है, तो कुछ कुछ पौधे सब जैसे होते हैं बता रहे, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका पौधा है, ठीक, ये आपका पौधा है ना। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है इसका जड़ जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो भागेगा, ठीक है। तो गुरुत्व की दिशा में जो है ये जो है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है, तो उसको गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। बाकी कॉपी में लिखा हुआ है, उसको आप देखिए बढ़िया से। जलानुवर्तन क्या है, ये भी क्वेश्चन है। तो जल की ओर जो है सामान्य भाषा में समझ करके रखो, मान लो याद नहीं हुआ, एग्ज़ाम में आ गया, तो फिर कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से, है ना, कि पौधों में जो है कुछ ऐसी गति होती है जो जल की तरफ जो है प्रतिक्रिया करता है, तो उसको जलानुवर्तन एक तरह से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेना है। चलिए, फिर आगे बढ़ा जाए फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है,
चलिए जो नेक्स्ट हमारे सामने प्रश्न बन रहा है वो है यहाँ पर, हाँ चलिए ठीक है, चलिए शुरू करें, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में। वहाँ पे जो था ना कि गर्भ निरोधन की कौन कौन सी विधि है, तो एक विधि उसमें गर्भ निरोधक गोली भी है, तो उसको आप लोग को देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो है लसिका क्या है, इसका कार्य क्या है, वो आप लोग को इसको बस पढ़ करके रखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लेकिन देख लीजिएगा, रक्त एवं लसिका में अंतर, रक्त एवं लसिका में अंतर जो है देख लेना है, ठीक है। चलिए ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, देखने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, है ना। चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर अगर देखा जाए तो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है, परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, नाम लिख दीजिएगा, वर्णन कीजिएगा और उसका कार्य आपको बताना है। मतलब परिवहन तंत्र में कौन कौन हेल्प करता है बताइए, ठीक है। परिवहन तंत्र में कौन कौन हेल्प करता है वो बताना है, ठीक है। तो इसको कर लेना है आप लोग को। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण क्या है, इसका वर्णन करना है। मतलब कि जीवाश्म जो होते हैं उसकी आयु कितनी है, वो कितनी पुरानी है, ठीक है, उसका निर्धारण जो है रेडियो कार्बन काल निर्धारण मेथड द्वारा किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए दो जीवाश्म मिला ना, तो उसमें से कौन पुराना है, इसको जाना जाता है रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि से, ठीक है, इस विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ा जाए। क्या लिखा हुआ है, हाँ इसी को थोड़ा घुमा दिया, क्या है कि जीवाश्म कितने प्राचीन है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है बताइए। यही क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया, देखिए पहले जो क्वेश्चन पूछा ना इसी के तरह का है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा घुमाया, है ना। तो हम लोग आंसर क्या देंगे इसका कि जीवाश्म प्राचीन कितने हैं, इसको ज्ञात करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तो है रेडियो कार्बन काल निर्धारण, दूसरा है समस्थानिक अनुपात मेथड। उसके बाद इसका डेफिनेशन, जैसा कि इसका डेफिनेशन तो बताया ही है ना, और इसका डेफिनेशन ऐड कर देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना है, खाली नाम लिख करके नहीं छोड़ना है। अगर सिर्फ ये बोले कि जीवाश्म कितने प्राचीन है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, सिर्फ दो नाम लिखे, नाम बोल रहा है लिखने के लिए तभी नाम लिखना है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर रहे कैसे ज्ञात किया जाता है वर्णन करें, तो दो तरीके हैं, एक और दो, और दोनों का डेफिनेशन ऐड करना है उसमें। चलिए ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेना है, ठीक है। डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए काफ़ी आवश्यक है, क्यों, और डीएनए आनुवांशिकता का आधार है, कैसे। इन सभी प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा, ये सब प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। दो तीन क्वेश्चन जो है हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है, दोनों शिफ्ट के लिए फिर हो जाएगा हमारा। चलिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, पुष्पी पौधों में निषेचन प्रक्रिया का वर्णन करना है। इसका फिगर भी आपको बनाना है और वर्णन भी करना है किस तरह से होता है। उत्सर्जन तंत्र इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे पहले भी हम बोल चुके हैं। अच्छा नेफ्रॉन वाला है ना, थोड़ा देर पहले क्या क्वेश्चन था, नेफ्रॉन का कार्य, ठीक है। उसी टॉपिक से ये पूछ सकता है ना आपका कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें, मतलब उसका फिगर बनाते हुए जो उसका नाम बढ़िया से लिखना है, ठीक है। तो लैंग्वेज खाली चेंज कर रहा है, आंसर जो है आपका उसी तरह का होने वाला। और ये 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या कि मानव नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए, इसको बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखा जाए तो एक हो जाएगा आपका अमीबा में पोषण प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए, तो ये देख लेना है आपको। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, देखिए ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉन्ग के लिए भी आपको जो है देखिए दो आपके पेपर में एक शिफ्ट में ही पूछेगा, ठीक ना, 2-3 समथिंग, और दूसरे शिफ्ट में समथिंग, तो आपको 6 तो समझ लीजिए कि वहाँ पे दिखेगा ही। तो अब आपको तो कम से कम है ना 6 या 4 वहाँ दिखेगा ही, आपको तो कम से कम उसका डबल यानी 8-10 तो कम से कम करके रहना चाहिए ना। अब मान लीजिए सिर्फ 4 क्वेश्चन करके जाओगे तब तो फिर तो तुक्का ही होगा, तो पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। तो चलिए फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्या लिखा हुआ है, आहार श्रृंखला क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। उदाहरण दिखा देना है आधार श्रृंखला का, समझा देना है कि कौन किसको खाता है वाला था ना, तो उसको डील करना है। चलिए ठीक है, 2025 के लिए और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हो जाएगा, जिसमें 2025 लिखा हुआ है ना, उसको तो एकदम रट जाइए आप लोग, ठीक है। हृदय क्या है, नामांकित चित्र समझाइए। तो फिगर हृदय का भी आपको करना है, ठीक। ये तो पहले भी डिस्कस कर दिया गया है, पहले भी बोल दिया गया है इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए ठीक है, फिर फिगर के साथ जो है इसको प्रैक्टिस कर लेना है कि मानव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की परिवहन कैसे होता है, फिगर के साथ
बना देना है इसको हम लोग को, ठीक। अरे ये वाला फिगर था ना, इस तरह से जो बनाते थे हम लोग कि ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, और नीचे सेल बना देते थे इस तरह से, है ना, और इधर फेफड़ा दिखा देते थे। ये वाला जो फिगर था उसमें समझाया गया था ना कि ऑक्सीजन फेफड़े से जो है रक्त में जाता है, तो रक्त के जो HB होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं और सेल तक पहुंचाते हैं। कहाँ तक? सेल तक पहुंचाते हैं। फिर सेल से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसको फिर HB कनेक्ट कर लेता है और उसको जो है फेफड़े के द्वारा फिर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इसी को डील करके लिखना है आपको डिटेल में, ठीक है, डिटेल में आपको लिखना है। चलिए ठीक है, फिर क्या है, हाँ ये भी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, मादा जनन तंत्र, ठीक है, नामांकित चित्र, ये देख लेना है आप लोग को, ठीक है। चलिए इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में, है ना, क्लोरोफिल, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था किन किन कारकों पर निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण, तो यहाँ इसका आंसर भी है क्लोरोफिल, है ना, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, इन सभी चीज़ों पे प्रकाश संश्लेषण डिपेंड करता है। तो वही पूछ लेगा कि प्रकाश संश्लेषण, 1 मिनट, पूछ लेगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या महत्व है, सूर्य का प्रकाश का क्या महत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या भूमिका है, इसे समझाते हुए सिद्ध करना है, इसे समझाते हुए सिद्ध करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें फिगर भी है जो आपको प्रैक्टिस करवाएगी, इसमें फिगर भी है, इस क्वेश्चन को कर लेना है। चलिए फिर इस तरह से बायोलॉजी के हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को भी कर लिया है, देख लिया है। इसको आप थोड़ा जो कॉपी में प्रैक्टिस करवाया गया है उस तरह से देखिए। याद रखना है कि बायो में एग्जाम्पल, सब कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल अगर पॉसिबल है तो ज़रूर दीजिए। 5 नंबर का अगर प्रश्न है उसमें अगर आप फिगर बना सकते हैं, बोल रहा है, मान लीजिए वर्णन करने वाला क्वेश्चन आया है, जैसे कि नेफ्रॉन का वर्णन करें, 5 नंबर का है, तो फिगर भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और केमिस्ट्री के लिए समीकरण, अगर सूत्र है तो वो डाल देंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। इससे आपका जो है आंसर क्वालिटी बढ़ जाएगा और नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लें। चलिए अब हम लोग फिजिक्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। समय ना होने की वजह से टाइप किया नहीं गया है। चलिए इसको इसी तरह से जो है इसको पढ़ के अच्छा से समझा देते हैं, ठीक है, आप लोग भी सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फिर हमारे सामने प्रश्न है कि, और ये 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत बताइए, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत के नाम आप करके रखिए, ठीक है। ये नाभिकीय ऊर्जा के क्या स्रोत है, ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सूर्य के ऊर्जा के जो स्रोत जो है वो क्या है, वो आपको बता देना है, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा फिजिक्स में वो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या है, ये आपको बढ़िया से पढ़ाया गया है, ठीक है। 2 हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक बना रहे हैं, उसके नीचे उसका जो है समीकरण भी लिखा गया था, तो उसको भी आप ऐड कर दीजिएगा संलयन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने लॉन्ग होगा तो वो भी बोल दिया जाएगा, ठीक है। 2 मार्कर में भी पूछेगा तो वो भी बता देंगे कैसे। देखिए ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछ सकता है कि सौर कुकर का उपयोग से लाभ क्या है और हानि क्या है। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो सिंपल है कि सिर्फ लाभ पूछ देगा, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे, ये सब देखिए इजी क्वेश्चन सब है, ठीक है। लास्ट लेसन है फिजिक्स का, इजी क्वेश्चन सब है, आप इसको करके रखिए। जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, मतलब कि काफ़ी समय से जो है ऊर्जा के लिए क्या क्या चल रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। इम्पोर्टेंट आपका ये भी हो जाएगा कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, मतलब पहले जो चल रहा था जैसे कोयला सब चल रहा था, तो उसके अलावा आज जो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आज के समय में क्या विकल्प की खोज कर रहे हैं, तो उसके बारे में करना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है कभी कभी, और क्या पूछ दिया है ना, देखिए डिस्कस कर लेते हैं। बोला है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के नाम लिख दिए, थोड़ा डील कर दिए। उसके बाद बोल रहा है कि क्यों ध्यान दे रहे हैं उधर, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को खोजने की क्या ज़रूरी है। जो भी समझदार होगा, है ना, जो भी ढंग से पढ़ा होगा, तो इसका आंसर समझ के आधार पर दे सकता है। क्या दे सकता है कि ऊर्जा के जिन संसाधनों पर हम लोग आज तक डिपेंडेंट थे, निर्भर थे, वो ख़त्म होने के कगार पे हैं। अगर वो ख़त्म हो गए तो फिर भावी पीढ़ी संकट में पड़ जाएगी। इसीलिए हम लोग जो है वैकल्पिक स्रोत की ओर देख रहे हैं, ताकि आज के साथ साथ हम लोग का कल का भविष्य भी जो है जिंदा रहे। तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो क्या है कि अनवीकरण ऊर्जा स्रोत, क्या लिखा हुआ है, अनवीकरण ऊर्जा स्रोत के बारे में आपको बताना है। एग्जाम्पल आप याद करके रखिए, ठीक है। अनवीकरण ऊर्जा स्रोत में क्या क्या हो जाएगा बताइए।
कोयला सब हो जाएगा, है ना, कोयला हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो है पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है, कोयला के अलावा पेट्रोल हो जाएगा। ये सब अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत है। नवीकरण ऊर्जा के स्रोत क्या है, उदाहरण दीजिए। ये सब क्वेश्चन को भी देख लीजिए। आप लोग ज्योग्राफी जो पढ़े होंगे ना, उसमें भी ये सब क्वेश्चन पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए फिर आगे क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लेना है। सूर्य के प्रकाश के 2 घटक, है ना, के नाम जो कि दिखाई नहीं देते हैं, क्लास में करवाया गया है, देख लेना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या है, वो है, एक मिनट, चलिए ये सब क्वेश्चन को देख लेना है आप लोग को। ये इंपॉर्टेंट है, घरेलू परिपथ में पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है, इसको देखना है आपको। श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ा जाता है, इसको देख लेना। दोनों एक ही क्वेश्चन है, उसका आंसर सेम ही होगा, बस घुमाया है थोड़ा सा, ठीक। इसके अलावा आपको देख लेना है कि फ्लेमिंग का, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फ्लेमिंग का बायां और दायां हाथ का नियम आप देख लीजिए, ठीक है। घुमाएगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में, या फिर ऐसे बोल देगा कि फ्लेमिंग के नियम में जो है धारा की दिशा कैसे निर्धारित होती है। तो जो आंसर फ्लेमिंग के हस्त नियम में आप लिखिएगा ना, ठीक उसी में इसका जो है आंसर हो जाएगा। और साथ के साथ इसमें फिगर बना दीजिएगा। फिगर हाथ का नहीं बनाना है, लेकिन कम से कम ये दिखा दीजिएगा कि कौन अंगूठा है, कौन मध्यमा उंगली है ना, ये सब आपको दिखा देना है। चलिए नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर बताइए। ये सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना है आपको। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो माइकल फैराडे। चलिए इसके अलावा जो है क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बोल करके बता देते हैं, ठीक है, यहाँ समझने में थोड़ा समस्या हो सकता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा नियम और वाम हस्त अंगूठा नियम को आप समझाइए, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख दिया जाए, 1 मिनट। क्वेश्चन है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त, ठीक है, दक्षिण हस्त अंगूठा, दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम और वाम हस्त अंगूठा का नियम। देखिए 2 क्वेश्चन वहाँ फ्लेमिंग से है और 2 क्वेश्चन यहाँ पे दक्षिण हस्त अंगूठा, वाम हस्त अंगूठा। ये वाला अगर आप कर लेते हैं तो इसमें आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों शिफ्ट के बारे में बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन फंसने का चांस है। और ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा 2025 में बनेगा ही बनेगा, एकदम बनेगा, ठीक है। तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं इसको, आप लोग देख लीजिए। फ्यूज तार की 3 विशेषता के बारे में, 2 विशेषता के बारे में आप तैयार करके रखिए कि क्या विशेषता है, ठीक है। चलिए फिर प्रतिरोध का न्यूमेरिकल अगर आप कर सकते हैं तो इस पर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। आगे देखा जाए क्वेश्चन में क्या है। देखिए 2025 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर में, ठीक है। शॉर्ट में पूछेगा तो सिंपल पूछ देगा डायनेमो क्या है या डायनेमो का सिद्धांत क्या है, तो सिर्फ सिद्धांत आपको लिखना है। आप जब इसका लॉन्ग तैयार कीजिएगा ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो उसी में से 2 नंबर भी आपका तैयार हो जाएगा। समझा रहे हैं ना, डायनेमो क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, स्वच्छ चित्र बना के इसका समझा दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ है। 2 मार्कर में इंपॉर्टेंट है आपका विद्युत मोटर में विभक्त वलय का महत्व बता दीजिए आप, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है इसको भी। चलिए इसके अलावा अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता, चुंबकीय क्षेत्र के 2 गुण आपको जो है बता देना है। या घुमाएगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुंबकीय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, बताइए, ठीक। इसके अलावा इन सब क्वेश्चन को देखिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बोला जाए तो ये है कि विद्युत चुंबक क्या है, परिनालिका क्या है, आप इसको तैयार करके रखिए। याद रखना है इस क्वेश्चन को जब हम डील करेंगे या आंसर जब लिखेंगे तो इसका फिगर ज़रूर बना देना, इसका परिनालिका का जो है फिगर जो है ज़रूर बना देना, ठीक है। चलिए इसके अलावा 1 एम्पेयर की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है। 1 विभव एकदम 2025 समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर बोला जाए तो क्वेश्चन में हमारे सामने हो सकता है विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता यहाँ लिखा हुआ है, 1 मिनट। पूछ सकता है क्वेश्चन विद्युत धारा क्या है, याद रखना है इसका डेफिनेशन लिखना है। ना भी बोले फिर भी वहाँ पे सूत्र लिख देना है। क्या सूत्र लिखेंगे बोलिए तो हम लोग I = Q/T यही लिखेंगे, ठीक है। SI मात्रक क्या होता है पता है आपको, एम्पियर होता है इसका,
चलिए इसके अलावा इन सभी क्वेश्चन को कर लेना है आपको कि प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण, है ना। थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन बोल रहे हैं तो समझ लीजिए इसको, ठीक है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि तार का प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये चीज़, ठीक है। चलिए इसको सही जगह पर थोड़ा लिख दिया जाए, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, रुकिए, बोल देगा कि तार का प्रतिरोध जो है, तार का प्रतिरोध किन बातों पर, है ना, किन बातों पर निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर करता है, तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आपको तो पता है कि तार का प्रतिरोध जो है तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पता है पूछेगा, इसमें घुमा करके बोल देगा कि यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है कि तार का प्रतिरोध उसके लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कैसे प्रभावित होता है। क्या पूछेगा, बोलेगा प्रतिरोध जो है, ठीक है, प्रतिरोध जो है वो तार की लंबाई या क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कैसे प्रभावित होता है, ठीक है, कैसे प्रभावित होता है। मतलब कि ये दिखाना है आपको, लिखना है कि प्रतिरोध जो है तार की लंबाई से प्रभावित होती है ना। जब तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध भी जो है बता देना है आपको कि बढ़ जाता है, और जब क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध जो है वो घट जाता है। तो उस हिसाब से और उसका फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, याद रखना है, इस चीज़ पे क्वेश्चन एकदम बनेगा कि लेंस का कंडीशन जो दिया रहता है, ठीक है, किरण आरेख पे क्वेश्चन बोला जाए तो, ठीक है, किरण आरेख, लेंस का जो किरण आरेख होता है आप उसको प्रैक्टिस करके रखिए। जो 4-5 है उसमें से जो है 1-2 और ऑब्जेक्टिव में भी जो है 3-4 को जो है आपको हेल्प मिलेगा किरण आरेख से। मतलब किरण आरेख से कम आपको 6 से 7 नंबर का हेल्प मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके, याद रखिए इस चीज़ को। इसके बाद जो 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आवर्धन। क्या हो जाएगा, आवर्धन क्या है, पूछ लेगा कि सिंपल पूछ सकता है कि आवर्धन क्या है, या फिर ऐसे भी घुमा सकता है कि लेंस का आवर्धन से क्या समझते हैं। तो बस वर्ड जो है लेंस यूज़ करना है और कुछ नहीं। दर्पण बोले तो दर्पण यूज़ करना है। इसका आप परिभाषा कर लीजिए, बढ़िया से सूत्र कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। एक प्रश्न कि m = +1 और m = -1 का क्या अर्थ है, इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन करके जाना है, ठीक। इसके अलावा इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, हाँ, प्रकाश का परावर्तन बड़ा इजी क्वेश्चन है, और प्रकाश का अपवर्तन ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, कुछ नहीं जाएगा देखने में, 2-3 मिनट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है ना, आप उसमें से जितना सब्जेक्टिव कर रहे हैं, जितना कर पा रहे हैं सही है, लेकिन कम से कम उन टॉपिक को ऑब्जेक्टिव में आप एक बार मिला लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, काफ़ी सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जो 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण, है ना, या फिर उत्तल दर्पण या लेंस बोल दे, उसका फोकस का परिभाषा देना है आपको। सिंपल बोल देगा कि दर्पण या लेंस में फोकस को परिभाषित करे, ठीक है। तो दर्पण अगर बोले तो दर्पण के हिसाब से दर्पण वर्ड यूज़ करके फोकस का परिभाषा दे दीजिए, लेंस बोले तो लेंस के हिसाब से, और फिगर बना देना है, फिगर बना देना है, इसका याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपके लिए इम्पोर्टेंट वो हो जाएगा प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को किरण आरेख द्वारा दिखाना है। ये फिगर जो था ना, इस तरह से कुछ था, इस तरह से जो आप दिखा रहे थे, इस तरह से, है ना, इसको जो है थोड़ा समझा देना है किस किस तरह से क्या हो रहा है। चलिए फिर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को जो अभिसारी और अपसारी जो बोला जाता है ना, उस चीज़ पे जो है क्वेश्चन आपको कर लेना है। देखिए यहाँ लिख देते हैं बढ़िया से, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि, है ना, उत्तल या अवतल, ठीक है, उत्तल या अवतल दर्पण या लेंस, जो भी बोल दे, ठीक है। उत्तल या अवतल दर्पण या लेंस को अपसारी और अभिसारी क्यों कहते हैं, ठीक है, को अपसारी और अभिसारी जो है
क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में 1 मिनट, चलिए अब कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को आपको देख लेना है, ठीक। ये सब क्वेश्चन को देख करके दृष्टि निर्बंध क्या है ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिन के समय में आकाश नीला क्यों होता है, ये क्वेश्चन करके रखना है। सूर्य का दोपहर के समय श्वेत दिखना, इसको समझा करके इसका फिगर भी श्वेत दिखने वाला, उसमें सूरज का फिगर बन सकता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए जो कॉपी में बताया गया उस हिसाब से आपको करना है, ठीक। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है कि तारे के टिमटिमाने को समझाइए आप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि तारे के टिमटिमाना जो है वो किस घटना का उदाहरण है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और भी कुछ बोल सकता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, इस तरह से। तो आंसर जो होगा आप उसको टिक कर लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना है, दृष्टि दोष बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अगर इस टॉपिक को ऑब्जेक्टिव से भी मिला लेते हो तो काफ़ी आपका फ़ायदा हो जाएगा। देखिए इस वीडियो के दौरान कुछ केमिस्ट्री में 4-5 जगह और फिजिक्स बायो में जो है वही 3-4 जगह, और यहाँ पे कुल मिलाकर के 10-15 जगह ऐसा बताया गया है, ठीक है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए, जहाँ से ऑब्जेक्टिव अगर आप देख लोगे तो आपका जो है काफ़ी ऑब्जेक्टिव अच्छा जाएगा, 40 में 40 आप आराम से बना लोगे, ठीक है। तो दृष्टि दोष के प्रकार जैसे लिखा हुआ है, 1 मिनट, दृष्टि दोष के प्रकार जैसे लिखा हुआ उसको तैयार कर लीजिए, कारण तैयार कर लीजिए, उपाय तैयार कर लीजिए। लॉन्ग आंसर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिगर के साथ, ठीक है, ध्यान रखना है। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो होगा ही, जैसे पूछ लेगा निकट दृष्टि दोष में बताइए कौन सा लेंस लगता है, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, ये सब पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। किस्मत बढ़िया रहा तो 2 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी यही क्वेश्चन पूछ देगा। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, लघु पतन और अतिभारण को करके रखिए बस, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आपसे पूछा जाए लॉन्ग आंसर में तो इन सब को थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए F = R/2, और इसमें जो है दर्पण सूत्र जो है प्रूफ करने वाला जो है ये वाला आप लोग को देख लेना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन की चालक, कुचालक और अर्धचालक जो है, अतिचालक जो है उसकी साधारण व्याख्या करें, ये प्रश्न को भी जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है हमारे द्वारा, ठीक है। फिजिक्स में कुछ 4-5 जगह आपको बताया गया है, फिजिक्स में 1 मिनट, फिजिक्स में आपको 4-5 जगह बताया गया है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, 4-5 जगह बताया गया है जो वीडियो में। केमिस्ट्री में जो बताया गया है 4-5 जगह, और बायो में जो बताया गया है कुछ जगह है ना, 3 समथिंग। इसको आप देख लीजिए, आपका 40 नंबर जो है 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 आपको बनाना है, 40 में 40 आप करके आओगे, ये पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है। और ऑब्जेक्टिव के भी काफ़ी सारी वीडियो पड़े होंगे, आप उसको देख सकते हैं। चलिए ठीक है, विज्ञान का एग्ज़ाम जो है आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, जैसा कि आपका इससे पहले के एग्ज़ाम्स गए हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए फिर, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।